Ayes 215। तो भाई आखिरकार महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो ही गया और इसके पास होते ही हर पॉलिटिकल पार्टी इस बिल का क्रेडिट लेने के लिए अपने अपने बिलों से बाहर आ गई है। बिल के पास होने पर क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ मची है जैसे कई सालों से फेल हो रहे बच्चे के अचानक पास हो जाने पर सारे मास्टर जी छाती ठोक कर दावा करने लगते हैं कि इस लौंडे को हमने पास कराया है, इसको पढ़ाने में हमने अपने घुटने छीले हैं। मगर बिल के पास होते ही कई सवाल भी बिल बिलाकर बिल से बाहर निकल आए हैं। मसलन बिल तो पास हो गया है मगर महिलाओं का 33% आरक्षण लागू कब से होगा? बताओ बताओ। बोलो बोलो, टेल। क्या महिलाओं के इस रिजर्वेशन में ओबीसी और एसटी महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? महिलाओं को आरक्षण तो मिल गया मगर इस आरक्षण से फायदा क्या होगा? मेरी वाली इंस्टा पर मेरे हाय का जवाब देना शुरू कर देगी। फायदे नुकसान के साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि महिला आरक्षण की ये लड़ाई कब से चली आ रही है। आखिर क्या वजह थी कि 30 सालों में कई बार संसद में पेश होने के बावजूद ये पास नहीं हो पाया? क्या इसे पास होने के लिए कोई कुंजी नहीं मिल रही थी या पढ़ाने वाले मास्टर जी निकम्मे थे? और क्या कोई ऐसी भी पार्टी है क्या जो आखिरी वक्त तक इसका विरोध कर रही थी? और विरोध कर रही थी तो उसके पेट में वो कौन सी गैस बन रही थी जिसके चलते बिल का नाम सुनते ही वो खट्टे डकारे मारने लगती थी? इसके अलावा भी बड़े सारे सवाल हैं जो हमारे हाथों अपना मुंडन करवाने के लिए बेकरार खड़े हैं। तो आइए एक एक करके उन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। अगर आप यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में जुटे हैं तो हाथ में कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि हम बहुत सी काम की बातें आपको बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से दबा के शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। A historic achievement. Congratulations. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक और आपको महिला रिजर्वेशन बिल से जुड़ी सारी एबीसीडी आज हम समझाने वाले हैं। बिल के दोनों सदनों में पास होते ही पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या 2024 के चुनावों में इस बिल को लागू किया जाएगा? क्या नवंबर में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी 33% महिलाएं चुनकर आएंगी क्या? अगर किया जाएगा तो बताओ, मैं भी अपनी बीवी की नौकरी छुड़वाकर उसे राजनीति करवाऊं। तो भैया जिन भी सज्जनों के भेजे में ऐसे सवाल फ्राई हो रहे हैं उनके लिए बुरी खबर है। अभी आप लोग अपनी बीवी को नौकरी करने दें। दरअसल इस तरह के संविधान संशोधन को करने की एक प्रोसेस होती है। एक बिल को कानून बनने के लिए पहले लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी से पास होना होता है, जो कि हो गया। उसके बाद चूंकि इसे राज्य विधानसभा में भी इंप्लीमेंट करना है तो आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा से भी इसे पास होना होगा। एक बार जब ये यहां से भी पास हो जाएगा तो फिर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन होगा। अब परिसीमन तो समझते हो ना मेरे सुमन? हेलो। तो ये परिसीमन जो होना है वो तो होना है 2021 की जनगणना के बेस पर। अब हुआ ये कि उस टाइम जब जनगणना होनी थी तो वुहान से जिनपिंग की बुआ का लड़का कोरोना आ गया था। उसके चलते जनगणना का काम तो बाबू अब तक हुआ नहीं, इसलिए ऐसा लगता नहीं कि 2026 तक डिलिमिटेशन का ये सारा काम हो पाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि 2029 तक ये रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं होने वाला। तो 5 साल तो बीवी को अभी राजनीति में मत उतारिएगा आप अपनी। हेलो, बूझे कि नहीं बूझे? और इसी बात पर सारा कलेश मचा हुआ है। बहुत सारी पार्टियां इस बात पर सरकार की धोती खींच रही हैं कि भैया इसे इन्हीं इलेक्शन से क्यों लागू नहीं कर रहे हो? और जब ये काम अभी 6 साल होना ही नहीं है तो अभी से माहौल बनाकर लावा क्यों लूट रहे हैं? जिस पर जेपी नड्डा साहब ने ये कहकर कांग्रेस की क्लास लगा दी कि भाई सरकार के घर का कानून तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी ने घर की रसोई में चकले पर कोई कानून बना दिया। ये गुझिया तो है नहीं। अब डिलिमिटेशन की एक प्रोसेस है, उस हिसाब से टाइम तो लगेगा ही, इसलिए खाली पीली बवाल मत काटो। I was shocked and shattered and shocked. अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा और क्या होगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि महिलाओं को टोटल सीटों में से 33% आरक्षण तो मिल जाएगा मगर ओबीसी और एसटी महिलाओं का क्या उन लोगों को अलग से रिजर्वेशन मिलेगा? तो इससे पहले कि मैं आपको सरकार का ओपिनियन इस पे बताऊं, आपको ये बता दूं कि आप अपने ओपिनियन से पैसे कमा सकते हैं प्रोबो ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, तुरंत से पहले इस ऐप को डाउनलोड करो। कई सारे टॉपिक्स हैं, यस या नो में ओपिनियन देना है और खूब सारा पैसा छाप सकते हो। जैसे आज मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, क्या लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज जीत पाएगी? दूसरा सवाल, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जीत पाएगी? कई सारे सवाल हैं, कई सारी कैटेगरीज हैं, यस या नो में जवाब दो और पैसे जीतने के बाद बड़ी आसानी से उसे विड्रॉ करो पेटीएम, गूगल पे वगैरह से। बस इन सब के लिए आपको पहले प्रोबो ऐप डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है? आगे भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मेन बात पे वापस लौटते हैं। तो बात यह है कि अभी मौजूदा वक्त में संसद में 543 सीटें हैं। महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद इनमें से 1/3 यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि SC ST महिलाओं को क्या अलग से आरक्षण मिलेगा, तो उसका जवाब है
मुन्ना भाई? नहीं। अभी लोकसभा में SC ST के लिए 131 सीटें रिजर्व हैं। महिला आरक्षण लागू होने के बाद इनमें से 1/3 यानी 44 सीटें SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बाकी 87 सीटों पर महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है। आपको बता दें कि एक बार कानून बनने के बाद यह आरक्षण हमेशा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 15 साल तक रहेगा, मगर SC ST रिजर्वेशन की तरह बाद की सरकारें चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकती। अच्छा, संसद में महिलाओं को रिजर्वेशन देना एक बहुत ही नेक ख्याल है। दुनिया के 40 देशों में औरतों को ऐसा रिजर्वेशन दिया गया है। हमारे पड़ोसियों की बात कर ले तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी महिलाओं के लिए 60 सीटें रिजर्व हैं। बांग्लादेश की पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित हैं। नेपाल की संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने से पहले वहां की संसद में भी महिलाओं के लिए 27% सीटें रिजर्व थी। अब आप भी सोचेंगे कि भाई जब हमारे पड़ोसी देशों ने पार्लियामेंट में महिलाओं की पार्टिसिपेशन को इतना सीरियसली लिया, उन्हें रिजर्वेशन दिया, तो इन देशों से कई मामलों में इतना आगे होने के बावजूद भारत ने यह काम करने में इतनी देर क्यों कर दी? तो उस देरी की भी पूरी हिस्ट्री आपको बता देते हैं, और यह भी कि क्यों पहली बार संसद में पेश होने के बाद इसे पास होने में 3 दशक लग गए। जी हां, 3 दशक। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि भारतीय संसद में कब कब महिला बिल पेश किया गया और किस किस ने टंगड़ी अड़ाकर इसे आगे नहीं बढ़ने दिया, उससे पहले आपको यह बता दूं कि औरतों के लिए राजनीति में आरक्षण की मांग आजादी से भी पहले उठ रही थी। 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने इस बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की थी, मगर उसे खारिज कर दिया गया। फिर आजादी के बाद भी पॉलिटिक्स में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कई बार बात हुई है, लेकिन ज्यादातर पार्टियां और नेता इस बात पर तैयार थे कि निचले लेवल पर आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन उनमें से कोई भी लोकसभा और विधानसभा के लेवल पर औरतों को आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं था। फिर हुआ यह कि कई सालों तक इस मामले पर माथा फोड़ने के बाद 1993 में 73वें और 74वें संविधान के संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे कई राज्यों ने तो स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दे दिया, मगर लोकसभा में आरक्षण मिलना अब भी बाकी था। फिर आया साल 1996। 1996 वो साल था जब HD देवगौड़ा की सरकार लोकसभा में महिला बिल लेकर आई, लेकिन उनकी सरकार का समर्थन कर रही कई पार्टियां शादी ब्याह की पार्टियों में मुंह फुलाने वाले फूफा की तरह बिल देखते ही भड़क गई। इसके बाद के सालों में 10 बार इसे संसद में पेश किया गया। अपने 6 साल के कार्यकाल में 5-6 बार तो अटल जी की सरकार ने इस बिल को संसद में पेश किया, मगर हर बार कोई न कोई पार्टी इसे देखते ही जमीन पर लौट जाती थी और हर बार बिल बिना पास हुए ही लौट जाता था। आखिरी बार मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया, मगर मनमोहन सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो इसे लोकसभा में भी पेश कर दे, क्योंकि यूपीए में उनकी सहयोगी पार्टियां आरजेडी और समाजवादी हमेशा से इसका विरोध करती थी और कांग्रेस को डर था कि अगर लोकसभा में बिल पास न हुआ तो उनकी सरकार ही न गिर जाए, इसलिए उसने उस वक्त इसे लोकसभा में पेश ही नहीं किया। अब आप भी सोचेंगे कि जो पार्टियां इसका विरोध करती हैं उनका तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। दरअसल आरजेडी और समाजवादी पार्टियां जो एक वक्त में खुलकर इसका विरोध करती थीं और कुछ मायनों में अब भी पूरी तरह से इस बिल को अपना दिल देने को तैयार नहीं है। इस बिल में नियत ही साफ नहीं है सरकार की। अनिश्चित कालखंड के लिए, अनिश्चित प्रतिबद्धताओं के लिए कोई रोड मैप नहीं और ये बिल पास किया जा रहा है। दरअसल इन पार्टियों का कहना है कि महिलाओं के इस 33% आरक्षण में ओबीसी को अलग से आरक्षण दिया जाए। इन पार्टियों का कहना है कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण न रख के सरकार सिर्फ सवर्ण जाति की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि सरकार का कहना है कि हम तो महिलाओं को ही अपने आप में एक पिछड़ी हुई जाति मानते हैं। आरजेडी और समाजवादी पार्टियां जैसी सोच काफी हद तक ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी भी रखती है। आपको बता दें कि 543 सदस्यों वाली लोकसभा में सिर्फ 2 ही सांसद थे जिन्होंने महिला बिल का विरोध किया और दोनों ही ओवैसी साहब की पार्टी के थे, जिनमें से एक खुद वो और दूसरी उन्हीं की पार्टी के सैयद इम्तियाज जलील थे। ओवैसी की शिकायत है कि अगर सरकार महिला बिल लाकर सच में महिलाओं को ऊपर उठाना चाहती है तो मुस्लिम महिलाएं तो और पिछड़ी हैं, इसलिए इस बिल में मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। अब जब ये साफ हो गया कि बिल देर सवेर कानून बन ही जाएगा, तो हम सबसे जरूरी सवाल की तरफ आते हैं और वो ये कि इनसे क्या सच में कोई फायदा होगा, क्योंकि पंचायत और निगम लेवल पर देखा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर अक्सर उनके पति ही हुकूमत करते हैं और वो महिलाएं बस नाम भर की उस पद पर होती हैं। इस बात को अगर थोड़े टाइम के लिए हम लोग साइड भी कर दें, क्योंकि इस डर से क्या महिला आरक्षण लागू ही नहीं किया जाएगा क्या, तो बिल के फेवर में सबसे बड़ी दलील ये है कि भारत जैसे देश में आज भी महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी आज की तारीख
तारीख में 15% भी नहीं है। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे। ऐसे में अगर 33% महिलाएं चुनकर संसद में पहुंचती हैं तो वहां पहुंचकर वो महिलाओं की आवाज उठाएंगी, उनके मुद्दों पर अपनी बात प्राथमिकता से रखेंगी। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम, वर्कफोर्स पर उनकी कम भागीदारी और जेंडर रेशियो जैसे मुद्दों पर भी वो एक सही आवाज बनेंगी। इसके अलावा महिला आरक्षण के विरोध में तर्क यह है कि इससे एक ही जाति की महिलाएं आगे आएंगी। महिलाओं को यूं आरक्षण देना संविधान में दिए समानता के अधिकार का हनन है। एक बार महिलाओं को आरक्षण की बैसाखी दे दी तो वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मगर देखो, ऐसा है ना कि मेरी नजर में रिजर्वेशन वाले मुद्दे में जो सबसे खलने वाली बात है वो ये है कि महिलाओं को जिन 181 सीटों पर आरक्षण मिलेगा, ये सीटें रोटेशन बेस पर हर चुनाव में बदलती रहेंगी। मतलब जिन 181 सीटों पर इस बार महिला उम्मीदवार थी, तो अगले चुनाव में इस बात की गारंटी है कि वो उन्हीं सीटों पर दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब ये महिलाएं अगली बार जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, वहां के मौजूदा सांसदों का टिकट भी कट जाएगा और वो भी दोबारा उस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह हर चुनाव में 543 में से 362 सांसद ऐसे होंगे जिनके टिकट कट जाएंगे। और जब किसी भी सांसद को यह पता होगा कि वो दोबारा उस जगह से नहीं लड़ने वाला, तो भैया वो तो अपनी जिम्मेदारी कैसे समझेगा बताइए? उसमें काम करने या न करने का डर कैसे आएगा? मेरी समझ में महिला आरक्षण बिल को लागू करने में यह सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अब देखना होगा कि सरकार या कानून बनाने वाले इस चैलेंज से कैसे निपटते हैं। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज जरूर लिखिएगा, बताइएगा। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज जरूर लिखिएगा, बताइएगा। और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, फटाफट से क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिएगा और वेलकम बोनस 25 रुपए का मिलेगा। कई सारी कैटेगरीज के कई सारे सवाल हैं, सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन ही तो देना है आपको। हर जगह ओपिनियन फ्री में देते हो, यहां पे देके पैसा भी कमा लो। भारत और ऑस्ट्रेलिया का आज वनडे मैच है, क्या लगता है भारत जीतेगा? है ये भी सवाल वहां पूछा गया। तो जल्दी से प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। और हेलो, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी हेलो है जरूर बोलना, वहां पे भी आपके लिए बहुत सारी मस्ती लाते रहेंगे। फिलहाल जाते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।